हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुन के आपको यकीन ही नहीं होगा। ये केस है 2022 का और इस समय भी कोई जादू टोने पे कैसे विश्वास कर सकता है ये आप सभी को यकीन ही नहीं होगा। ये केस है केरला का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी केरला में ऐसी घटना का होना पूरे देश को दहला देता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को 1 सेकंड का टाइम निकालना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 27 सितंबर 2022 से। 27 सितंबर 2022 को एर्नाकुलम के पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेन आती है और वो मिसिंग कंप्लेन होती है पद्मा की। पद्मा केरला के एर्नाकुलम की रहने वाली थी और वो लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी। उसका हस्बैंड भी उसी के साथ रहा करता था और उसके 2 बच्चे थे, आर सेतु और सेल्वराज। आर सेतु और सेल्वराज दोनों ही अपने जॉब्स में बिजी थे। पद्मा का हस्बैंड उसके साथ ही रहता था, लेकिन मिसिंग होने के पहले ही वो तमिलनाडु वापस आ गया होता है। पद्मा लॉटरी टिकट बेचने के साथ ही साथ बहुत सारे काम किया करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। बहुत सारे काम जैसे कि लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, और लॉटरी टिकट तो वो पार्ट टाइम बेचा ही करती थी। 26 सितंबर 2022 को पद्मा ने अपने बच्चों को फ़ोन नहीं किया। वो डेली अपने बच्चों को फ़ोन करके अपना हाल चाल बताती थी और उनसे उनका हाल चाल पूछा करती थी, लेकिन 26 सितंबर को कोई भी कॉल नहीं गया। और इसके अलावा उनके बच्चों ने जब उन्हें कॉल किया तो उनका कॉल ऑफ जा रहा था। इससे परेशान होके पद्मा के बच्चों ने, आर सेतु और सेल्वराज ने, अपनी मासी को फ़ोन किया। उनकी मौसी का नाम था पलनी अम्मा। वो केरल के कलूर में रहती थी। उन्होंने ये कहा कि आप जाके हमारी माँ का हालचाल हमें बता दीजिए। जब पलनी अम्मा पद्मा के घर जाती है तो उस घर में ताला लगा होता है और कोई भी कांटेक्ट पद्मा से हो नहीं पाता है। 27 सितंबर 2022 को पलनी अम्मा मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कॉल डिटेल्स खंगालने से होती है। कॉल डिटेल्स के साथ ही साथ पुलिस जिस भी एरिया में पद्मा लॉटरी टिकट्स बेचा करती थी उस इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगालती है। इसमें पथानमथिट्टा के एरिया में एक सीसीटीवी फुटेज में पद्मा रोड क्रॉस करते हुए दिखती है एंड इसके अलावा एक फुटेज ऐसी भी होती है जिसमें पद्मा एक वाइट स्कॉर्पियो में बैठी हुई दिखती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और पता लगाती है कि ये वाइट स्कॉर्पियो किसकी थी, तो उन्हें पता लगता है कि ये वाइट स्कॉर्पियो मोहम्मद शफी की है। मोहम्मद शफी उस वाइट स्कॉर्पियो में पद्मा के साथ बैठा होता है। जब पुलिस ज़ीरो इन करती है मोहम्मद शफी पे तो उन्हें ये पता लगता है कि मोहम्मद शफी एक हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई सारे मामले ऑलरेडी दर्ज हुए होते हैं। मोहम्मद शफी एर्नाकुलम के पेरुम्बावूर का रहने वाला था। वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ रहता था और उसकी 2 बेटियाँ थीं। वो 3 साल की एक बच्ची का नाना भी था। मोहम्मद शफी 52 साल का था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि मोहम्मद शफी ने 75 साल की एक महिला पे अटैक किया था और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था। उसने नाइफ से उस महिला के शरीर में कई वार किए थे एंड इसके बाद उस पर केस चला। इस केस के साथ ही साथ चोरी के और धोखाधड़ी के कई केस मोहम्मद शफी पे थे। और मोहम्मद शफी एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाया करता था। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई पुलिस उस रेस्टोरेंट चली जाती है और मोहम्मद शफी को पकड़ लेती है। मोहम्मद शफी के पकड़ने के बाद पुलिस उसका फ़ोन जब्त करती है और कॉल डिटेल्स खंगालती है। कॉल डिटेल्स में ये पता लगता है कि मोहम्मद शफी एक नंबर से फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में था। इसके साथ ही साथ पद्मा का नंबर भी मोहम्मद शफी के कांटेक्ट डिटेल्स में सामने आता है। तो ये 2 ऐसे नंबर थे जिसके बारे में पुलिस को पता लगता है। कॉल लॉग में जो दूसरा नंबर था वो पथानमथिट्टा के एक व्यक्ति भगोल सिंह का था। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम भगोल सिंह के घर जाती है
और वहाँ ये देखती है कि पड़ोस के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कलेक्ट कर लेती है। ये दिन था 9 अक्टूबर 2022 का, जिसमें भगोल सिंह के घर मोहम्मद शफी के साथ पद्मा जाती हुई दिखाई देती है उसी वाइट स्कॉर्पियो में। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम भगोल सिंह के घर जाती है और पूछताछ शुरू करती है। पथानमथिट्टा में सभी भगोल सिंह को जानते थे। भगोल सिंह के पिता मसाज और हीलिंग का काम करते थे, जो कि बहुत ही अच्छा चलता था। इसी वजह से भगोल सिंह ने भी ये काम सीख लिया और इसे ही करने लगा। भगोल सिंह के घर में ही ये थेरेपी सेंटर था, जहाँ पे लोग आके थेरेपी लिया करते थे। भगोल सिंह पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ था। उसने 2 शादियाँ की थी। भगोल सिंह की पहली शादी ज़्यादा चली नहीं और डाइवोर्स हो गया, और पहली शादी से जो बच्चे थे वो विदेश में रहते थे और जॉब करते थे। भगोल सिंह ने दूसरी शादी लैला नाम की औरत से की, जो कि उसके साथ पथानमथिट्टा में ही रहती थी और उसकी मदद करती थी इस मसाज और थेरेपी के काम में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है कि भगोल सिंह पैसों की कमी से जूझ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने घर को चलाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन में ये तो साफ था कि मिसिंग होने से पहले पद्मा भगोल सिंह के घर ही आई थी और लास्ट कांटेक्ट भगोल सिंह, लैला और मोहम्मद शफी थे। 11 अक्टूबर 2022 को जब पुलिस स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एंड बहुत ही कड़ी पूछताछ भगोल सिंह, लैला और मोहम्मद शफी से कर रही होती है, तो भगोल सिंह टूट जाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की बात हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि पद्मा मोहम्मद शफी से कैसे मिली। पद्मा लॉटरी टिकट्स बेचा करती थी और कभी कभी मोहम्मद शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करती थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी और ये बात मोहम्मद शफी जान चुका था। इसी वजह से बहुत सारे पैसों का लालच देके मोहम्मद शफी पद्मा को एक अडल्ट मूवी में काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है। पद्मा पैसों के लालच में आके इस काम के लिए हाँ बोल देती है और अडल्ट मूवी में काम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद मोहम्मद शफी वाइट स्कॉर्पियो में पद्मा को बिठा के भगोल सिंह के घर लेके जाता है। वहाँ पे भगोल सिंह, लैला और मोहम्मद शफी मिलके पद्मा को प्लास्टिक की रस्सी से सफोकेट करते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद मोहम्मद शफी पद्मा की बॉडी को एक दूसरे रूम में लेके जाता है और वहाँ उसके बॉडी पार्ट्स कट करता है। सर काटने के बाद उसके खून से पूरे घर का छिड़काव करता है और 56 पीसेस में कट करने के बाद अलग अलग जगहों में बॉडी पार्ट्स रख देता है। इस खून खराबे के बाद अब बारी आती है बचे हुए बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने की। इसके लिए पद्मा के घर आने से पहले ही भगोल सिंह अपने आंगन में कई गड्ढे करके रखता है। पद्मा के मौत से पहले ही ये पद्मा की कब्र खोद चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लैला, भगोल सिंह और मोहम्मद शफी ने पद्मा को क्यों मारा? क्या इनकी कोई निजी दुश्मनी थी या फिर पैसों की कोई प्रॉब्लम? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इन तीनों ने पद्मा को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो एक आदमी की बलि देना चाहते थे। इन तीनों ने मिलकर पद्मा की बलि चढ़ा दी थी और ये तरक्की और पैसों के लिए किया हुआ काला जादू का हिस्सा था। इस पूरी की पूरी घटना में पद्मा की कोई भी गलती नहीं थी। पैसों का लालच देके ये तीनों ही पद्मा को फंसाते हैं और बेवजह ही मार देते हैं ताकि उन्हें खूब सारे पैसे मिल जाए और वो बहुत तरक्की करें। इस काले जादू के चक्कर में बेचारी पद्मा अपनी जान गंवा बैठी। भगोल सिंह और लैला एक लंबे समय से पैसों की कमी से जूझ रहे थे और वो अलग अलग तरीके खोज रहे थे जिससे वो ज्यादा पैसे कमा सके। इसी बीच भगोल सिंह की दोस्ती फेसबुक में एक श्रीदेवी नाम की महिला से होती है। श्रीदेवी भगोल सिंह को बताती है कि अगर वो काला जादू टोना टोटका करेंगे तो उनके जीवन में पैसों की बारिश होने लगेगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। 2 से 3 साल तक श्रीदेवी भगोल सिंह के कांटेक्ट में रहती है और ये सारा कांटेक्ट फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू ही होता है। आखिर में ये श्रीदेवी
लैला और भगोल सिंह को एक आदमी का नाम बताती है जो इनके लिए ये काला जादू कर सकता है। उसका नाम था रशीद। रशीद और कोई नहीं, मोहम्मद शफी का दूसरा नाम था। इसके बाद भगोल सिंह और लैला मोहम्मद शफी से मिलते हैं और इस पॉइंट पे मोहम्मद शफी लैला और भगोल सिंह का ब्रेन वॉश कर देता है कि किस तरीके से काला जादू उनकी जिंदगी बदल देगा। मोहम्मद शफी यानी कि रशीद लैला और भगोल सिंह से कहता है कि इस काला जादू को पूरा करने के लिए एक महिला की बलि देनी होगी और मोहम्मद शफी की बातों में आके भगोल सिंह और लैला इस इंसानी बलि के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलके पद्मा की बलि चढ़ा देते हैं। पद्मा का केस तो अब सॉल्व हो चुका था, लेकिन पुलिस को अभी भी शक था कि पद्मा के जैसे ही और भी विक्टिम्स हो सकते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। पुलिस का शक सही निकलता है। स्निफर डॉग्स छोड़ने पे उन्हें यह पता लगता है कि भगोल सिंह के आंगन में और जगह पे इंसानी हड्डियां हैं। ये हड्डियां थी 49 साल की रोजलिन की। रोजलिन एर्नाकुलम के कलाड़ी शहर की रहने वाली थी। पद्मा की तरह ही रोजलिन भी लॉटरी टिकट्स बेचा करती थी। उसकी एक बेटी थी जो कि यूपी के स्कूल में एक टीचर थी जिसका नाम था मंजू। रोजलिन अपने पति से 20 साल पहले ही अलग हो चुकी थी और वो एक दिहाड़ी मजदूर सतीश के साथ रहती थी। रोजलिन की बेटी मंजू को ये नहीं पता था कि रोजलिन लॉटरी टिकट्स बेचती है। उसे ये पता था कि रोजलिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स घर घर जाके बेचा करती है। 8 जून 2022 को रोजलिन लापता हो गई। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को रोजलिन की बेटी मंजू ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरीके की कोई भी लीड अगर मिलती है हमें तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद पुलिस ने भी इस केस में कोई खास ध्यान नहीं दिया। रोजलिन भी पद्मा की तरह मोहम्मद शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी और उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। मोहम्मद शफी ने पद्मा की तरह ही पैसों की कमी का फ़ायदा उठाते हुए रोजलिन को भी एक मूवी में काम करने का ऑफ़र देके अपने जाल में फंसा लिया। उसे ये वादा किया गया कि अगर वो इस मूवी में काम करेगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसों की चाहत में रोजलिन भी मान गई। इसके बाद मोहम्मद शफी रोजलिन को भगोल सिंह के घर लेके गया। वहाँ पे लैला, भगोल सिंह और मोहम्मद शफी तीनों मिलके रोजलिन को बेड में बांध देते हैं। जब रोजलिन ने इसका विरोध किया तो उसे ये बताया गया कि ये भी मूवी का एक हिस्सा है। इसके बाद लैला एक धारदार हथियार से रोजलिन के प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक करती है। इसके बाद भगोल सिंह चाकू से रोजलिन का गला काट देता है। इसके बाद जो शफी था वो रोजलिन की बॉडी एक दूसरे रूम पे लेके जाता है एंड उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। इन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे घर के रख देता है। जिस जगह पे भगोल सिंह मसाज दिया करता था, थेरेपी दिया करता था, उस जगह पे रोजलिन के कुछ मांस के टुकड़े जला दिए जाते हैं ताकि उन्नति हो, तरक्की हो। इसके बाद पहले से ही खुदी हुई कब्रों में रोजलिन की बॉडी दफना दी जाती है। इस काम के लिए मोहम्मद शफी ने भगोल सिंह से मोटी रकम वसूली। ये तंत्र मंत्र अब पूरा हो चुका था। इसके बाद भगोल सिंह और पत्नी लैला 3 महीनों तक इंतज़ार करते हैं कि कब इनके घर में पैसों की बारिश होगी, सुख समृद्धि आएगी। जब इसके बाद भी 3 महीनों तक कुछ नहीं हुआ तो भगोल सिंह और लैला ने मोहम्मद शफी को फ़ोन करना शुरू किया, जिसके बाद मोहम्मद शफी ने बोला कि उन्हें एक और बलि देनी होगी। इसी वजह से इन्होंने पद्मा को अपनी जाल में फंसाया था। अगर पुलिस रोजलिन की मिसिंग फाइल इन्वेस्टिगेट कर लेती तो पद्मा की जान बच जाती। इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 को पुलिस इन सभी कल्प्रिट्स को उन लोकेशंस पे लेके जाती है जहाँ पे स्निफर डॉग्स ने इंडिकेट किया था। ये कल्प्रिट्स उन जगहों की कंफर्मेशन करते हैं जहाँ पे इन्होंने रोजलिन की बॉडी दफनाई थी। खुदाई करने पे इनको वहाँ पे इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। रोजलिन की बॉडी अब हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी, पर पद्मा की बॉडी अभी सड़ने लगी थी। फोरेंसिक टीम इन हड्डियों के सैंपल्स और मांस के सैंपल्स को कलेक्ट कर लेती है। ये बॉडी पार्ट्स जब फोरेंसिक लैब भेजे गए
तो फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि जिस भी इंसान ने इस बॉडी को काटा है उसे ह्यूमन बॉडी की अच्छे से जानकारी है। जब इस पहलू की जांच हुई तो पता लगा कि मोहम्मद शफी कुछ समय पहले तक पार्ट टाइम हेल्पर के तौर पर पोस्टमार्टम यूनिट पे काम किया करता था, जिसकी वजह से मोहम्मद शफी को ये अच्छी तरीके से पता था कि इंसानी शरीर को किस तरीके से काटा जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी कहना था कि भगोल सिंह, लैला और मोहम्मद शफी पद्मा और रोजलिन के कुछ बॉडी पार्ट्स को कुकर में पका के भी खा चुके थे प्रसाद के तौर पे। आप खुद सोच के देखिए कि इंसान पैसों के लालच पे, जादू टोने पे फंसकर क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में लैला और भगोल सिंह के घर के फ्रिज में 10 किलो इंसानी मांस बरामद किया गया। उस फ्रिज पे मोहम्मद शफी के फिंगरप्रिंट्स भी थे। तो यहाँ से इस केस की कहानी सुलझना शुरू हो चुकी थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग मोहम्मद शफी एक साइकोपैथ है। वो साइको किलर भी हो सकता है, जिसकी बाद में जांच की गई। अकॉर्डिंग टू फोरेंसिक एक्सपर्ट, मोहम्मद शफी एक साइकोपैथ था जिसे महिलाओं को दर्द में देख के बड़ी ही खुशी मिलती थी। तो अब आप इस कहानी में श्रीदेवी को भूल ही गए होंगे, जिसकी शुरुआत में भगोल सिंह से फेसबुक में बात हुई थी। आप में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये श्रीदेवी कौन थी। अगर नहीं कर पाए तो मैं बता देती हूँ। ये श्रीदेवी और कोई नहीं, मोहम्मद शफी ही था। इन्वेस्टिगेशंस में ये पता लगा कि मोहम्मद शफी कई सारी फेक आईडीज के थ्रू कई लोगों को फंसाया करता था। ये फेक आईडीज वो अपनी बीवी के फ़ोन में चलाया करता था। भगोल सिंह और लैला को ये पता नहीं था कि ये श्रीदेवी और कोई नहीं, मोहम्मद शफी ही है। ये बात भगोल सिंह और लैला को अपनी गिरफ्तारी के बाद पता लगी कि जिससे वो बात कर रहे थे वो श्रीदेवी मोहम्मद शफी था। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। इस केस के कुछ सालों पहले मोहम्मद शफी ने न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट भी छपवाई थी कि कोई भी अगर तरक्की और पैसों के लिए पूजा पाठ करवाना चाहता है तो वो उससे संपर्क कर सकता है। ये पूजा पाठ और कुछ नहीं, यही काला जादू था। इस अपराध का खुलासा होने के बाद 2 महिलाओं ने पुलिस को अप्रोच किया और ये बताया कि मोहम्मद शफी ने उनको भी अपने जाल में फंसाना चाहा था, जिसमें से एक लॉटरी टिकट ही बेचा करती थी और इन दोनों ही महिलाओं को पैसों की ज़रूरत थी। एक महिला को ये भगोल सिंह के घर तक ले जा चुका था, लेकिन वहाँ पे चाकू और तलवार जैसी चीज़ें देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई। पर पद्मा और रोजलिन इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। अब पुलिस एर्नाकुलम के आसपास महिलाओं की मिसिंग कंप्लेंट्स को चेक करने लगी कि कहीं मोहम्मद शफी सीरियल किलर तो नहीं है। जांच में ये पता लगा 2013 में भी ऐसी ही एक बिंदु नाम की महिला लापता हुई थी। उसके रिलेटिव्स का कहना ये था कि लापता होने से पहले वो मोहम्मद शफी जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति के कांटेक्ट में थी। इस केस का आगे जाके कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। एक ऐसी ही घटना 2014 में भी सामने आई थी। एक सरोजनी नाम की महिला गायब हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी भगोल सिंह के घर के बहुत पास बरामद हुई थी, जो कि एक बोरी में बंद थी। इन्वेस्टिगेशंस में ये पता लगा कि उसकी बॉडी वॉश की गई थी और उसके शरीर में 27 चोटों के निशान थे और एक हाथ भी गायब था। 2013 और 14 की घटनाएं भी कहीं न कहीं मोहम्मद शफी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये कहानी थी केरला में हुई इस घटना की। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लालच में ना आएं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। जैसे कि मैंने बताया, जादू टोना में आके क्या कुछ हो गया। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो आप अपने आप को इन सभी से बचा के रखिए और अपना ख्याल रखिए। इस कहानी का मॉरल आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।